एरावत द माइटी में आप सभी का स्वागत है। आज सबसे पहले नवरात्रा और सनातन संस्कृति के नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारा जो नया साल चलता है वो विक्रम संवत से चलता है और विक्रम संवत राजा विक्रमादित्य, जो कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य से जोड़ा जाता है। ये 57 ईसा पूर्व से का कर्म है, 57 ईसा पूर्व से। और अभी जो हमारा विक्रम संवत है वो 2000 कितना 82, ठीक है, 2082। हम लोग इसके बारे में विस्तार में पढ़ेंगे जब महाजनपद वगैरह सारी चीज़ें जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में विस्तार में पढ़ेंगे। एक बात, आज नवरात्र के दिन में शक्ति की पूजा होती है। शक्ति, दैवीय शक्ति की पूजा होती है, यानी स्त्री, दुर्गा, देवी, इसको सब में अगर एक शब्द में पिरोया जाए तो वह है शक्ति। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत सारे तर्क वितर्क है। एक ऑस्ट्रिया के एक बहुत ही विख्यात मनोवैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिस्ट हुए, जिनका जन्म लगभग 484 ईसा पूर्व पहले हुआ। उसका नाम था सिगमंड फ्रॉइड। वो बहुत सारे विषयों पे तर्क वितर्क किए, मनोविज्ञान को अच्छे से समझाया। तो उनका एक फिलॉसफी था कि कोई भी इंसान किसी के लिए भी बिना स्वार्थ का कुछ नहीं करता है, कुछ ना कुछ स्वार्थ होगा, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा। तो उनसे किसी ने पूछा कि एक बात बताइए, क्या ये माँ जो है, माँ वो बच्चे को 9 महीने अपने कोख में रखती है, तो क्या उसमें भी स्वार्थ है? तो सिगमंड बोले कि सारे तर्क वितर्क वाद विवाद से परे मैं माँ को अलग रखता हूँ। ये तर्क का विषय नहीं है, ये प्रेम है, ये शक्ति है, ये पूजनीय है, इसलिए ये तर्क का विषय नहीं है। बाकी आप किसी पे भी बात कीजिए, माँ के टॉपिक को उन्होंने अलग रखा। बहुत ही अच्छी है बात है। हमारा जो क्लास है वो हिस्ट्री का होगा और हिस्ट्री में हम बारीकी से पढ़ेंगे कि भारतीय प्राचीन संस्कृति का विकास, उसके कालखंड, उसके सारी चीज़ें, यहाँ तक कि हर चीज़ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसको बहुत ही बारीकी से हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहली बात है, अगर कोई घटना हमारे 100 साल 50 साल पहले अगर कुछ ऐसी घटना हो, 200 साल पहले घटना हो, तो वो जानकारी हमें जनरली कहाँ से मिलती है? किसी पूर्वज से। आपने दादा नानी की कहानी सुनी, उनको किसी ने बताया, उनको किसी ने पहले बताया था, ये चलता जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन आप सोचिए कि हजारों साल पहले वो कोई घटना हुआ है, आज से 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले, तो वो कैसे हम लोग जानेंगे? तो उसका कर्म, उसकी चीज़ें, उसके विस्तार से हम लोग विस्तार से उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। हमारा जो आज का क्लास है वो हिस्ट्री का। प्राचीन भारत का इतिहास कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसके अध्ययन से हमें पता चलता है कि मानव समुदाय
हमारी प्राचीन संस्कृतियों का विकास कब, कहाँ और कैसे किए? उन्होंने आग का खोज कैसे किया? उन्होंने इसकी कृषि का शुरुआत कैसे किया? कृषि के शुरुआत से वो सुरक्षित और सुस्थिर हो पाए। कृषि के शुरुआत से पहले उनका क्या था? शिकार करना, आखेटक थे, शिकारी थे। वहाँ पे डर भी था कि आप टाइगर का शिकार करने गए और टाइगर खुद ही शिकार बना लिया अपना, तो वहाँ पे खतरा हमेशा होता था। लेकिन कृषि के वजह से लोग एक जगह पे रुके, और पहले क्या थे? घुमंतु थे। अब हम लोग ये जानेंगे कि उन्होंने प्राकृतिक संपदा जैसे कि लोहे खनिज वगैरह उनका खोज कैसे किया, फिर उनको अपने लिए इस्तेमाल कैसे किया। फिर हम लोग इसमें ये पढ़ेंगे कि वो जो है वो जंगलों की कटाई करने के पश्चात उनको धीरे धीरे ग्राम से ले, नगर से लेके और अंततः राज्यों का निर्माण कैसे किया। इस पूरे टॉपिक में हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे। आज का जो हमारा क्लास होगा वो मुख्यतः एक समरी के तौर पे एक झलक होगी, जिसमें से, और वो झलक नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरली किसी भी पीसीएस में, रेलवे में, एसएससी में, बहुत सारे एग्जाम्स में वही उसी झलक से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इसको आप इग्नोर मत कीजिए, सिर्फ ध्यान से सुनना है। बाकी अगर पीडीएफ में यहाँ देखने में या किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत होगा, आप हमारे टीम से कांटेक्ट कीजिए, आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगी। किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम पढ़ेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के जो स्रोत हैं, इसके अध्ययन के जो स्रोत हैं, हम लोग कैसे ज्ञात होगा कि 1000 साल 2000 साल पहले जो घटना हुई वो हमें कैसे ज्ञात होगा कि ये क्या था, वो कालखंड क्या था, वहाँ के उनके जीवन शैली कैसी थी, उनका खाना पीना कैसा था, ये सारा कुछ हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे। और ये है भारतीय प्राचीन इतिहास के जो अध्ययन के स्रोत हैं, उसमें से पहला होता है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का मतलब हुआ कि वो चीज़ें जो हमें खुदाई से मिली और हमें मतलब कि जैसे कि खुदाई में, जैसे कि अभिलेख जो हुए, किसी शासक के द्वारा जो शिलालेख बनवाए गए, अभिलेख हुए, उनके द्वारा चलाए हुए सिक्के हुए, उनके द्वारा बनाए हुए स्मारक हुए, उनसे हमें पता चलता है कि उनकी स्थिति क्या थी उस समय से। अब कोई राजा सोना का सिक्का चलाया है, एक कॉमन सेंस है कि राजा बहुत अमीर होगा, राजा का प्रभुत्व अच्छा होगा। कोई लोहे का चलवाया तो उसकी तुलना में राजा की स्थिति, आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होगी। तो पहले के राजा अपना वर्चस्व दिखाने के लिए बहुत बड़े बड़े स्मारक बनवाते थे। कुछ ऐसे हुए जो सोने के सिक्के चलवाए। टेंशन मत लीजिए, हम लोग विस्तृत में उस चीज़ों को बहुत बारीकी से अध्ययन करेंगे और किसी भी एग्ज़ाम के पीटी या मेंस के लिए हिस्ट्री के कोई भी सवाल नहीं फंसेंगे। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख है, स्मारक है, भवन है, सिक्के हैं, मूर्तियां हैं, चित्रकला है और मुहरे हैं। जैसे हड़प्पा काल में एक सिंह का मुहर पाया गया, एक सिंह वाली हिरण का मुहर, तो ये मुहरे भी उस समय प्रचलित थी। दूसरा जो आता है वो है साहित्यिक स्रोत का। साहित्यिक स्रोत में आ गया कि किसी भी राजा के जो दरबारी थे या उस समय के स्वतंत्र लेखक जो थे या कोई विदेशी यात्री थे, उन्होंने उस कालखंड में क्या क्या लिखा, क्या उन्होंने अनुभव किया और जो अपना वो लिख के गए, उसके बारे में उसके वजह से हमें प्राप्त होता है कि उस समय की स्थिति क्या थी। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत हो गए। अब चलिए साहित्यिक स्रोत को भी 3 खंडों में विभाजित किया गया। ठीक है,
साहित्यिक स्रोत को दो खंडों में विभाजित किया गया, एक भारतीय साहित्य और दूसरा हुआ विदेशी साहित्य या विदेशी यात्रियों का जो विवरण है। भारतीय साहित्य की अगर हम बात करें तो भारतीय साहित्य को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पहला धार्मिक साहित्य, दूसरा धर्मनिरपेक्ष साहित्य और तीसरा संगम साहित्य। ठीक है, तो अब है कि धार्मिक साहित्य को भी हम कितने चरण में बांटते हैं? धार्मिक साहित्य को 3 चरण में बांटते हैं, एक ब्राह्मण साहित्य, दूसरा बौद्ध साहित्य और तीसरा जैन साहित्य। ठीक है, ये धार्मिक साहित्य है, याद रखिएगा, धार्मिक है, धर्मनिरपेक्ष साहित्य है और संगम साहित्य है। ये साहित्य के 3 खंड जो हैं, ये एकदम ध्यान से बारीकी से बस सुनना है, इससे आपको बहुत सारे सवाल फंस जाएंगे, बहुत सारे सवालों को आप इजीली सॉल्व करके निकल जाओगे एग्जाम से। तो ब्राह्मण साहित्य है, ब्राह्मण साहित्य में वेद आए, ब्राह्मण ग्रंथ आए, आरण्यक, उपनिषद, उपवेद, षड्दर्शन, महाकाव्य, पुराण और स्मृति है। जबकि बौद्ध साहित्य में मुख्यतः 6 ये हैं, वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें से पहला है विनय पिटक। ठीक है, तो अच्छा ठीक है, तो पहला है विनय पिटक। विनय पिटक में क्या है? विनय पिटक में संघ के जो नियम थे उनके बारे में जिक्र है। ठीक है, विनय पिटक से याद रखिएगा बौद्ध धर्म। ठीक है, पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत पिटक। सुत पिटक में क्या है? बुद्ध के उपदेश है। विनय पिटक में संघ के नियम है। विनय पिटक में क्या है? विनय पिटक में नियम है। किसके लिए? नियम किसके लिए? संघ के नियम है। सुत पिटक में क्या है? सुत पिटक में बुद्ध के उपदेश है। बुद्ध के जीवनी नहीं, बुद्ध के उपदेश है। किसमें? सुत पिटक में। फिर तीसरा आता है अभिधम्म पिटक। धम्म याद रखिएगा, ये बौद्ध साहित्य के हिस्सा है। अभिधम्म पिटक में दर्शन, बौद्ध धर्म के दर्शन और उनके सिद्धांतों की चर्चा है। फिर क्या आ गया? फिर है मिलिंद पनु में ग्रीक के राजा एक हुए मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन। ग्रीक के राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु हुए नागसेन। इन दोनों के बीच में दर्शन का जो तर्क वितर्क हुआ वही मिलिंद पन्हों में हुआ। ठीक है। दूसरा है दिव्यावदान। एग्जाम में सवाल पूछ दिया कि दिव्यावदान में इनमें से किन बातों का जिक्र है? संघ के नियम, बुद्ध के उपदेश, जीवन शैली या एक जो हम बताने वाले हैं। तो दिव्यावदान में क्या है? सारे नैतिक नियम के बारे में जिक्र किया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं जैन साहित्य के बारे में। तो जैन साहित्य के बारे में अब बारी आई जैन साहित्य के बारे में। तो जैन साहित्य में भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, परिशिष्ट पर्वन और भद्रबाहु चरित इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैन साहित्य में भगवती सूत्र और कल्प सूत्र ये 2 मुख्य साहित्य हुए।
ठीक है। भगवती सूत्र में जैन धर्म के दर्शन और सिद्धांत हैं, ठीक है। बुद्ध के उपदेश किस में थे? सुत्त पिटक में। और जैन धर्म के सिद्धांत किस में है? दर्शन सिद्धांत किस में है? तो भगवती सूत्र में। सूत्र जहां आया समझ जाइएगा कि जैन धर्म से रिलेटेड है, और पीटक जहां आया समझ जाइएगा कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो भगवती सूत्र में जैन धर्म के दर्शन और सिद्धांत हुए। तो कल्प सूत्र में महावीर की जीवनी है। ये भगवती सूत्र और कल्प सूत्र में अक्सर सवाल फंसते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये दो मुख्य साहित्य हुए। भगवती सूत्र में जैन धर्म के दर्शन है और सिद्धांत है, और कल्प सूत्र में महावीर के जीवनी, ठीक है। अब बात आती है परिशिष्ट प्रवन, है ना? हाँ, परिशिष्ट प्रवन है। तो परिशिष्ट प्रवन में जैन जितने भी जैन आचार्य हुए, जैन आचार्यों की जीवन की जो कथा है उनके बारे में वो जिक्र किया हुआ है परिशिष्ट प्रवन में, ठीक है। आप इस वीडियो को सिर्फ ध्यान से सुन लेना। दावे के साथ है कि बहुत सारे सवाल जो हैं आपके ऐसे ही टिक हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, जहाँ पे पीटक आएगा वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, और जहाँ पे सूत्र आएगा वो जैन धर्म से रिलेटेड है। अब हम लोग बात करते हैं, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, अब हम लोग ब्राह्मण साहित्य की बात करते हैं, ठीक है। तो ब्राह्मण साहित्य में पहला हम लोग आता है वेद। तो वेद जैसे कि अभी तक आप लोग जो पढ़े होंगे, वेद कितने वेद हुए? 4। यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ में कौन से हुए? ऐत्रेय, कौशितकी और गौपद, ठीक है। अब आई बात आरण्यक की। आरण्यक, तो आरण्यक का अर्थ क्या हुआ? सिंपल सा बात है, आरण्यक क्या है? तो आरण्यक क्या है? आरण्यक में यज्ञ और कर्म कांडों की विवेचना है आरण्यक में, ठीक है। तो मुख्यतः जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये मुख्य आरण्यक क्या हुए? ऐत्रेय, तैत्तिरीय, कौशितकी और बृहदारण्यक, ठीक है। हम हर चीज को पूरे डिटेल्स में जानेंगे आगे चल के। अब बात आती है उपनिषद की। उपनिषद कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि कुल कितने उपनिषद हैं। तो उपनिषद हुए 108, लेकिन हमें इंपॉर्टेंट जो पढ़ना है वो है मुंडक, मांडुक्य, छंदोग्य और बृहदारण्यक, ठीक है। ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बारी आती है उपवेद की। भाई वेद तो सुना था, ये उपवेद क्या है? तो उपवेद है वेदों के सहायक अंग को उपवेद कहा जाता है, ठीक है। तो उपवेद क्या है? वेदों के सहायक अंग को उपवेद कहा जाता है। उपवेद कौन कौन से हुए? यजुर्वेद जिसका लगाव है ऋग्वेद से, धनुर्वेद, ये VVI, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये सवाल आते हैं। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और स्थापत्य वेद, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी एग्जाम में मिलान के लिए भी आता है। बात अब आई षड दर्शन की। तो बात आती है षड दर्शन की। षड दर्शन मतलब 6 दर्शन, षड मतलब 6। षड दर्शन की बात आती है तो षड दर्शन क्या है? तो षड दर्शन एक वैदिक दर्शन है। जैसे बुद्ध के दर्शन हुए, जैन के दर्शन हुए, वैसे वेदों के जो दर्शन उनको षड दर्शन कहा गया है। वो दर्शन क्या है?
सांख्य, योग्य, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ये पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, अगर आप यूपीएससी कैंडिडेट हो तो इथिक्स पेपर 4 में इसको डिटेल्स में थोड़ा पढ़ना पड़ता है। जब आप इथिक्स एंड इंटीग्रिटी जब पढ़ोगे तो उसमें थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना पड़ता है कि पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा क्या है। ठीक है। महाकाव्य कितने हुए? महाकाव्य हुए 2, रामायण और महाभारत। पुराण, पुराण क्या है? आरण्यक तो जान लिए भाई। आरण्यक क्या था? वेदों के मग, वो एक तरह से वो भाग है, उसमें यज्ञ और कर्मकांड की चर्चा है। ये भाई पुराण क्या है? तो पुराण में क्या है कि पुराण में सृष्टि का उत्पत्ति, देवताओं की कथाएं और राजाओं के जो वंश थे, उनके जो धर्म नीति थे, उनकी चर्चा है। किसमें? पुराण में। कुल 18 पुराण हुए। ठीक है, सबको नहीं पढ़ना, पर विष्णु पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण। आपने गरुड़ पुराण का जिक्र बहुत बार सुना होगा। मरणोपरांत जब आई थिंक 5वें 6ठे दिन के बाद शायद अक्सर गांव कस्बे में वो जो कथा होती है वो बताते हैं कि जीवन आफ्टर लाइफ, आफ्टर डेथ क्या होता है। पूरे भगवान की कथाएं, उनके पूरे चीज़ों को बताया जाता है। कभी सुनिए, बहुत बढ़िया होता है। अगर आपको अच्छे कथावाचक मिल गए तो आपको बहुत कुछ बता देंगे उनके जीवन के बारे में। हमारे वो तो चल तो कथा रही होती है, पर उसमें बहुत सारे दर्शन के बहुत सारे गुण है, उसमें एक रहस्य है वो, और बहुत सारी चीज़ें। हमारा क्या है ना, हम लोग अभी भी इंडियंस एक मानसिक गुलामी के दौर से गुजर रहा है। जब तक कोई यूरोपियन अपना ठप्पा नहीं लगाएगा तब तक हम लोग कहेंगे अरे ये साइंटिफिक है ही नहीं, अरे इसमें क्या बैकग्राउंड में साइंस है। तो वो ठप्पा के इतने हम लोग आदी हो चुके हैं ना कि जब तक कोई गोरा ठप्पा नहीं लगाता तब तक हम लोग उस चीज़ को मानते हैं, हाँ ये ढकोसला है, ये फालतू है। लेकिन नहीं, साइंस से हजारों साल आगे चल रहा है ये। चलिए लास्ट में आता है स्मृति। स्मृति में है मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति और कात्यायन स्मृति। ठीक है। मनुस्मृति में भी सारे नियम, कानून, कायदे, विचारधाराएं लिखी हुई होती है। तो इन सब चीजों से हमें भारतीय संस्कृति का पता चलता है। अब अंत में जो है, हमने तो भारतीय साहित्य में ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य पढ़ा। बौद्ध साहित्य में सूत पिटक, मतलब बौद्ध साहित्य में हम लोग क्या पढ़े? विनय पिटक और सूत पिटक। जैन साहित्य में भगवती सूत्र, कल्प सूत्र जैसे चीज़ें पढ़े। इस सब से हमें सारे भारत के दर्शन, नियम, नैतिक गुण, इन सब का पता चलता है। अब जो विदेशी हुए, तो जिन विदेशियों ने जिक्र किया उनसे भी कुछ आइडिया मिलता है। तो वो कौन कौन थे? तो विदेशी साहित्य में या विदेशी यात्री जो भारत आए उनका जो विवरण है, जैसे यूनान एवं रोम के लेखक जो थे, मेगास्थनीज, टॉलेमी, हेरोडोटस, नियार्कस, अरिस्टोबुलस, हम लोग सबका पढ़ेंगे। जब मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि मेगास्थनीज ने क्या लिखा और उसमें किस राजा का जिक्र है, उस राजा का कालखंड क्या था, उसकी अर्थव्यवस्था क्या थी, उसकी सैन्य नीति क्या थी, उनके प्रजा के प्रति क्या उनका रवैया था। ये सारा कुछ हम लोग उस टाइम में पढ़ेंगे। अभी एक ब्रीफ समरी है एक। ठीक है। चीनी लेखक जो हुए, चीनी लेखक कौन थे? फायान, हेनसांग और इत्सिंग। ठीक है। अरबी लेखक जो हुए, अरबी लेखक कौन कौन हुए?
अल सुलेमान, अल बरूनी, अल मसूदी, मार्को पोलो और इब्न बतूता, ये अरबी जो लेखक हुए। अब है कि आपको इसका पीडीएफ भेज दिया जाएगा, इसको आप अच्छे से एक बार रिवाइज करना। लेकिन हमारा एक नियम चला है, हमारा विचार है कि अभी तुरंत, जैसे कभी भी हम कोई टॉपिक पढ़ाएं तो टॉपिक के बाद मेरा नियम है कि 15 एमसीक्यूज, 20 एमसीक्यूज दे दूं। दिमाग पे ये जोर पड़ता है तुरंत रिकॉल करने का। अरे नहीं, अभी तो सुना था, अभी तो हो गया। तो क्या ना कि अभी एक बार आप लोगों को सुना है, वो हो गया, अब दोबारा सुनोगे तो तुरंत रिकॉल होगा। एक दफा और पढ़ोगे, आपके दिमाग में हो जाएगा, आपका दिमाग एडजस्ट कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा उस चीज़ को। ठीक है, तो हम एमसीक्यूज स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए बताइए, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में से निम्न में से कौन से पुरातात्विक स्रोत हैं? ठीक है, हम थोड़ा हट जाते हैं। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में से निम्न में से कौन से पुरातात्विक स्रोत है? वेद, अभिलेख, उपनिषद या स्मृति? इसका सही जवाब होगा अभिलेख। पुरातात्विक है, ठीक है, साहित्यिक नहीं, पुरातात्विक। तो पुरातात्विक कौन हो गया? अभिलेख। ठीक है, दूसरा था निम्न में से कौन से साहित्यिक स्रोत है? पहले क्या था? पुरातात्विक, अब यह है पुरातात्विक स्रोत नहीं है। तो पुरातात्विक स्रोत कौन सा नहीं है? आने के पुरातात्विक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत नहीं आने पुरातात्विक स्रोत है, सिंपल सी बात है। तो पूरा साहित्यिक स्रोत नहीं है यानी पुरातात्विक स्रोत कौन सा है? सिक्के। ठीक है, इसका जवाब सिक्के हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पिटक संबंधित है, विनय पिटक संबंधित है किससे? बताइए बताइए। जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, ब्राह्मण साहित्य या संगम साहित्य? पिटक है, ध्यान दीजिए, पिटक है तो क्या होगा? पिटक है तो बौद्ध साहित्य। ठीक है, नेक्स्ट है भगवती सूत्र। सूत्र, सूत्र याद है ना? विनय पिटक, सूत पिटक, वो कहाँ हो गया? बौद्ध धर्म। और जहां पे सूत्र की बात आई तो भगवती सूत्र और कल्प सूत्र। कल्प सूत्र ये कहाँ गया? जैन धर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस प्रकार का साहित्य है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस प्रकार का साहित्य है? धर्मनिरपेक्ष साहित्य है। हम लोग थोड़ा पीछे जाते हैं, ये देखिए, एक धार्मिक साहित्य था और एक धर्मनिरपेक्ष साहित्य था। धर्मनिरपेक्ष साहित्य में क्या क्या है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कलहन की राजतरंगिणी, पाणिनि का अष्टधाई, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास का अभिज्ञान संकुतलम, मालविकाग्नि मित्रम का मेघदूत और बाण भट्ट का हर्ष चरित्र और कादंबरी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सवाल आते हैं इससे। ठीक है, तो हम कहाँ थे? हम थे कौटिल्य के अर्थशास्त्र पे। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस प्रकार का साहित्य है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र धर्मनिरपेक्ष साहित्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कालिदास, बाण भट्ट, कलहन या पाणिनि? तो सही आंसर क्या होगा? आप बताओ।
कल्हन की राज तरंगिनी, भूल गए? कल्हन की राज तरंगिनी, कल्हन मार दे? ठीक है, मार देते हैं। चलिए, नेक्स्ट है अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? पाणिनि, पतंजलि, चाणक्य या कालिदास? अष्टाध्यायी किसका है? पाणिनि का अष्टाध्यायी। पतंजलि लिखे थे महाभाष्य, ठीक है। चाणक्य अर्थशास्त्र, और कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम। अरे एक सवाल पीछे, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? ये तो बता ही दिया अभी, कालिदास। अगला आता है कि मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? कालिदास, विशाखदत्त, बाणभट्ट या भवभूति? तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हुए? विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, ठीक है। संगम साहित्य किस क्षेत्र से संबंधित है? संगम साहित्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो संगम साहित्य किस क्षेत्र से संबंधित है? ये हो जाएगा साउथ इंडिया, यानी दक्षिण भारत। दक्षिण भारत का संगम साहित्य का केंद्र कहाँ है? दक्षिण भारत में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है शिल्पदिक्कारम किस साहित्य का भाग है? वैदिक, संगम, बौद्ध और जैन? चलिए इसको जवाब दीजिए। शिल्पदिक्कारम किस साहित्य का भाग है? शिल्पदिक्कारम ये किसका है? संगम साहित्य का। वेनसांग किस देश का यात्री था? कभी कभी एक दो बार आप लोग जब रिवीजन करोगे तो ऑलरेडी पकड़ में आ जाएगा, नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि यार ये किस इलाके का था, ये बंदा किस इलाके से था, इस बंदे ने क्या लिखा है, क्या खुराफात मचाया है। तो ये वेनसांग कहाँ का होगा? नाम ही से पता चल जा रहा है चीन का होगा। अल बरूनी किस श्रेणी में आता है? अब आप लोग बताओ, अल बरूनी किस में था? बहुत बढ़िया, बहुत सही, अरबी लेखक था अल बरूनी। चलिए, अब है दिव्यावदान। दिव्यावदान, ये दिव्यावदान में क्या लिखा हुआ था? जरा कोई बताएंगे? दिव्यावदान में क्या लिखा हुआ था? नैतिक शिक्षा लिखा हुआ था दिव्यावदान में। और दिव्यावदान किस साहित्य से जुड़ा हुआ है? बौद्ध साहित्य से। तो इसका सही आंसर होगा बौद्ध साहित्य, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंड लास्ट, आयुर्वेद किस श्रेणी में आता है? भाई इसको तो जितना भी लगा लो कम पड़ेगा। ये मतलब नहीं, आप हड़बड़ा के एग्जाम में बैठे, आपका दिमाग सेंटर पर नहीं है और अचानक से आपने सवाल देखा और मारा, अरे ठीक है ना, वो आता है मेरे को, वेद मारा और चल दिया, लेकिन हो जाएगा सवाल गलत, जवाब, सॉरी सवाल तो सही है, जवाब हो जाएगा गलत। तो ये हो जाएगा, नहीं है, आयुर्वेद। आयुर्वेद, आयुर्वेद जो है वो किसका है? उपवेद का हिस्सा है, ठीक है। एक रिवीजन के लिए आपको दिखा देते हैं। देखिए, आयुर्वेद किसका हिस्सा है? ऋग्वेद का। धनुर्वेद अजुर्वेद का है, गंधर्ववेद सामवेद का है और स्थापत्य वेद अथर्ववेद का है, ठीक है।
ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ये अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए आप बहुत ही बारीकी से बस एक बार देखना है, रिकॉल करना है। आप घूमते फिरते हेडफोन लगा के कभी भी आप ऐसे देखो मस्त से, और बस रिकॉल करो, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी आपकी। चलिए, आज का ये बस एक इंट्रो क्लास था। कल हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मानव विकास के कर्म और उसके कालखंड क्या थे। पाषाण युग, हड़प्पा काल, ताम्र काल, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। मानव विकास के कर्म कैसे कैसे आगे बढ़े, कब क्या खोज हुई, कब क्या उनकी जीवन की स्थिति थी, ये हम लोग सब कल डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही बहुत शुभाशीष। ठीक है, जय हिंद।